नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को देखने का। और शुरुआत सबसे पहले 4 तस्वीरों से करते हैं। वो 4 तस्वीरें जिसको लेकर आज पूरे दिन सियासी उठापटक और जो खबरों की सुर्खियों में शीर्ष पर रही। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में थे, जहां उन्होंने 2100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात काशी को दी। दूसरी तस्वीर, पंजाब में कोर्ट परिसर के बाहर बम धमाका हुआ है, जिसके बाद जो है पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनआईए को पूरे मामले की जांच जो है वो भी सौंप दी गई है। तीसरी तस्वीर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम जन्मभूमि के आसपास की जमीनों की लूट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, विस्तार से आपको बताएंगे। तो वहीं चौथी तस्वीर, ओमिक्रॉन के मामले जो है देश में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही पाबंदियां जो हैं वो लगा दी गई हैं। वहीं इसके अलावा आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ। तो 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब शुरुआत सबसे पहले बुलेटिन की करते हैं सबसे पहली तस्वीर से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। पीएम मोदी ने आज काशी को 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं का सौगात दिया है। सौगात में सबसे बड़ा करखवा में गुजरात के बनासकांठा जिला दूध उत्पाद संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास था, जिसके जरिए प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय वृद्धि के लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा। शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पिछले 5 साल में यूपी के विकास के लिए डबल इंजन वाली सरकार को श्रेय देते हुए प्रदेश के विपक्षी दलों पर भी हमला बोला। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। देश के छोटे किसान, जिनकी संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है, उनकी अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। दूसरा ये कि भारत के डेयरी प्रोडक्ट के पास विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास है। ऐसे हालात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों को भी गिनाया और साथ ही साथ विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जब जब डबल इंजन की सरकार का वो जिक्र करते हैं तो विपक्ष को मिर्ची लगती है, क्योंकि विपक्ष को विकास जो है वो पसंद नहीं है। उनके लिए जाति, धर्म और बंटवारे की राजनीति ही सर्वोप्रिय है। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के आसपास जमीनों की खरीद को लेकर राज्य की योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दलितों की जमीनों को अयोध्या में खरीदा गया और फिर इसे महंगे दामों में बेच दिया गया और इस पूरे खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने श्री राम के नाम पर लूट मचा रखी है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया है कि प्रदेश के नेताओं ने महंगी जमीनों को औने पौने दाम में खरीदा और पूरे मामले में खुलकर घोटाला हुआ है। इसीलिए प्रदेश सरकार की इन सभी जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर जानकारी देने की जवाबदेही बनती है। एक जमीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी,
उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस ज़मीन का उसी ज़मीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है, तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद इस सेल डीड में जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है, जिसके ज़रिए वो खरीद रहे हैं ये ज़मीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के रुक करते अब अगली खबर का। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद पंजाब सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को अलर्ट किया है कि पंजाब में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की नापाक योजना देश विरोधी ताकतों द्वारा बनाई जा रही है। एजेंसियों ने सभी डेरा मुखियाओं के अलावा सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को बढ़ाने का आदेश दिया है। इस इनपुट के बाद पंजाब सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। मंदिरों से लेकर गुरुद्वारों में सीसीटीवी कैमरा को लगवाने और गांव स्तर पर सरपंचों तक को आगाह करना शुरू कर दिया गया है। किसी शरारती तत्व के गांव या धार्मिक स्थलों के आसपास दिखाई देने पर उसकी सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा गया है। बता दें कि आज सुबह लुधियाना जिला कोर्ट की तीसरी मंजिल पर 9 नंबर कोर्ट के पास स्थित एक वॉशरूम में बम धमाका हुआ, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं धमाके में कम से कम 4 लोग घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की बिल्डिंगों में भी इसका असर देखने को मिला। तमाम बिल्डिंग्स हिलने लगी। बता दें कि धार्मिक स्थलों को लेकर पहले ही सुरक्षा का हाई अलर्ट पंजाब में जारी है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर भी अब सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो मौके पर जा रहे हैं। एनआईए की टीम भी शुरुआती जांच के लिए लुधियाना कोर्ट जा रही है और घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी भेजा गया है। एक तरफ देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगले साल देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव के मद्देनजर तमाम सियासी दल अब जनता के बीच हैं। उनकी जनसभाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो कोरोना नाम की कोई चीज हो ही नहीं। कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। देर रात अखिलेश यादव की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन परिवार में कोरोना संक्रमण के कारण अखिलेश यादव ने अपनी तमाम चुनावी सभाओं को अगले 3 दिनों तक स्थगित कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट कर अपने इस फैसले के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि आज अलीगढ़ में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की एक साझा रैली होनी थी, जिसमें अखिलेश यादव वर्चुअली जुड़े। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को फोन कर उनकी पत्नी और उनकी बेटी की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। तो कोरोना संक्रमण का असर अब नेताओं पर भी साफ तौर पर दिख रहा है। अखिलेश यादव की पत्नी ने कल खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव अपने परिवार को समय देने के लिए अगले 3 दिन तक तमाम जो रैलियां हैं उनको स्थगित कर वर्चुअल रूप से उनमें जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी फिलहाल तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत हो चुकी है। घाटी के अधिकतर हिस्सों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के कारण घाटी के कई सड़क मार्गों पर बर्फ की मोटी
सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। मुगल रोड जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां से जोड़ती है। सड़क से मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। कश्मीर घाटी में बुधवार को भी लगभग सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा। श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं तंगमर्ग, गुलमर्ग और बाबरेशी इलाके में आज सुबह 4 बजे से लेकर तकरीबन देर सुबह तक 2 से 3 इंच ताजा बर्फबारी हुई। सभी जगहों पर बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ रहे खतरे के बीच पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मृतकों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले एक दिन में देश में कोरोना वायरस की वजह से 434 लोगों की जान चली गई है, जिसकी वजह से सरकार की चिंता जो है वो बढ़ गई है। उधर देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 7,495 नए केसेस मिले हैं, जबकि 6,960 लोग बीमारी से रिकवर हुए हैं। 434 लोगों की मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 4,78,759 हो गई है। अब देश में कोरोना वायरस के 78,291 मरीज हैं, जिनका अस्पताल या फिर होम क्वारंटीन में इलाज चल रहा है। देश में ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ज्यादातर राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं और कुल आंकड़ा इसके साथ ही 236 हो चुका है। रुक अगली खबर क्या करते हैं। कोविड-19 दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फिर कहर बरपा रहा है। यूके में एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा कोविड पॉजिटिव सामने आए हैं, जबकि पिछले सप्ताह कोरोना के अधिकतम केस 93,045 थे। यूके के अधिकारियों ने बताया है कि बुधवार को कोरोना के 1,06,122 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। यह एक दिन में कोरोना का अब तक का अधिकतम आंकड़ा है। ब्रिटेन में अब तक 24 घंटे में कोरोना के इतने केस नहीं आए थे। इसके साथ ही वहां कोरोना 28 दिन में 140 लोगों को निगल चुका है। कोरोना की पिछली लहर से ब्रिटेन में एक दिन में अधिकतम केस 78,000 पहुंचे थे, लेकिन इस बार कोरोना आए दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो कोरोना का क्या स्वरूप होगा, यह कहना मुश्किल है। हालांकि ब्रिटेन में जो तमाम लॉकडाउन और पाबंदियां हैं वो क्रिसमस में नहीं लगाई गई हैं। ऐसे में तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात को लेकर भी चिंतित है कि क्रिसमस के सेलिब्रेशन में ये संक्रमण का आंकड़ा जो है इसमें और इजाफा होगा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्रिसमस के बाद क्या ब्रिटेन में फिर से एक बार लॉकडाउन की व्यवस्था लागू की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इसके बाद ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप में चिंता की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरों के बीच दक्षिण अफ्रीका से एक नई स्टडी सामने आई है। स्टडी के अनुसार कोविड-19 के पहले वेरिएंट्स के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट कम गंभीर है। साथ ही ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए लोगों के अस्पतालों में भर्ती करने की भी दर जो है वो कम है। स्टडी में कहा गया है कि हालांकि दूसरे देशों में जहां वैक्सीनेशन काफी ज्यादा है, जहां पहले संक्रमण के कम मामले आए, वहां ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। साउथ अफ्रीका में कोविड के नए मामलों में भी लगातार कमी आ रही है। वहीं ब्रिटेन की 2 नई स्टडी से भी इस बात को प्रमाणिकता मिली है कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने वालों की संभावना कम है। हॉस्पिटल में भर्ती होने की दर 20 से 25% तक कम रही है। हालांकि स्टडी में यह बताया गया है कि इससे संक्रमण फैलने की रफ्तार काफी ज्यादा है। इनमें से किसी भी स्टडी की समीक्षा भी नहीं की गई है। ऐसे में भी देखना होगा कि इन तमाम स्टडी में जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं वो आखिर कितने सही साबित होते हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का, और अगली खबर भी एक स्टडी से जुड़ी हुई है। लैंसेट की एक स्टडी में कोविशील्ड को लेकर नई बात सामने आई है। दरअसल स्टडी के अनुसार कोविड से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड से मानव शरीर को मिलने वाली सुरक्षा 3 महीने बाद कम होने लगती है। यानी कोविशील्ड का असर 3 महीने बाद कम होने लगता है। आपको बता दें कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उपयोग बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए किया गया। ऐसे में इस तरह की बातें सामने आना काफी चिंताजनक है। कोविशील्ड को विकसित करने वाली कंपनी का नाम एस्ट्राजेनेका है, जबकि भारत में इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। हालांकि लैंसेट ने हाल ही में किए गए अपनी स्टडी के बाद कहा था कि कोविशील्ड कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बचाव में काफी असरदार है। यह वैक्सीन मानव शरीर को कोरोना से 63% तक सुरक्षा प्रदान करता है। अध्ययन में कहा गया है कि जिन देशों में कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, वहां संक्रमण ज्यादा पाया गया है। तो लैंसेट की स्टडी को लेकर अब एक बार फिर से चिंताएं जो हैं वो पूरी दुनिया में कोविशील्ड वैक्सीन की कारगरता को लेकर उठ रही है। रुख अगली खबर का करते हैं। दुनिया के तमाम देश इन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की वित्तीय मामलों की जांच एजेंसी फेडरल बैंक ऑफ रेवेन्यू के पूर्व चेयरमैन सैयद शबर जैदी ने अभी हाल ही में कहा है कि देश के मौजूदा चालू घाटा और राजकोषीय घाटे को देखें तो पाकिस्तान के दिवालिया होने से तमाम जो सबूत हैं वो मिलते हैं। शबर जैदी ने एक यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान कहा कि सरकार के वो सभी दावे झूठे हैं जिनमें वो ये कह रही है कि देश में सब कुछ ठीक है और चीज़ें अच्छी तरह से होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने निर्यात के दम पर तरक्की करता है, इसलिए पाकिस्तान को भी निर्यात पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को काम करने वाले लोगों के निर्यात के बजाय अपनी सेवाओं को निर्यात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्ज लेने से ही देश नहीं चलता। गौरतलब है कि किसी भी देश को दिवालिया घोषित करने में कई आर्थिक ताकतों की भूमिका होती है। जब कोई देश अपने कर्जदारों को समय पर पैसा नहीं लौटाता तब उसे दिवालिया कहा जाता है। जब कोई देश किसी कर्जदार के पैसे लौटाने में असमर्थता महसूस करता है तो वो अपनी नीतियों में बदलाव करने के अलावा और भी कई कोशिशें करता है, लेकिन इसके बाद भी जब वो पैसा लौटाने में असमर्थ ही रहता है तो वो खुद को दिवालिया घोषित कर देता है। तो फिलहाल के लिए दिन भर की तमाम खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। पिछले 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा